नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था और इसको किसने गठन किया था और इसके कौन कौन से अध्यक्ष हुए थे और सारी चीज इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो वो साल था 1885। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। इसका संस्थापक कौन था? तो एक्चुअली में इसका जो संस्थापक था वो एक अंग्रेज व्यक्ति थे, एक अंग्रेज थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम का जन्म 1829 को इंग्लैंड में हुआ था। वो अंग्रेजी शासन की सबसे प्रतिष्ठित बंगाल सिविल सेवा में पास होकर साल 1849 में ब्रिटिश सरकार में एक अधिकारी बने थे। 1857 की गदर यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ये A.O. ह्यूम इटावा के कलेक्टर थे। लेकिन A.O. ह्यूम ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और 1882 में पद से अवकाश ले लिया और भारतीय राष्ट्रीय यूनियन का गठन किया था। एक्चुअली में 1885 के टाइम जब ये कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय देश का जो वायसराय था वो है लॉर्ड डफरिन। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था उस समय देश के वायसराय कौन थे? तो वो था लॉर्ड डफरिन और संस्थापक A.O. ह्यूम। अब एक्चुअली में हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था इसकी गठन की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसका गठन क्यों किया गया था। तो एक्चुअली में कहा जाता है इसमें अंग्रेज सरकार की भी एक मिली भगत थी जो कि इस संगठन को बनाने में। एक्चुअली क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। एक्चुअली में सेफ्टी वाल्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि देश में उस समय कई सारे समस्या थे, इतने बड़े देश थे, बहुत सारे समस्या हो सकते हैं। तो जो लोग उस समय ब्रिटिश का सरकार था और लोग कई सारे अलग अलग जगह से ब्रिटिश के सरकार के पास प्रॉब्लम भेजते थे, अपनी अपनी समस्याएं भेजते थे, तो अंग्रेज सरकार उसको सही ढंग से डील नहीं कर पाता था में। और इसको सेफ्टी वाल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अलग अलग समस्या आएगी तो एक संगठन के पास आ जाए, देश में अलग अलग जो भी समस्या होगा, जो जरूरी समस्या होगा, वो ये संगठन हमें फिल्टर करके हमारे पास वो समस्या भेजेंगे। तो एक्चुअली में इसीलिए दिया कि इसमें पूरे देश के लोग इससे जुड़ेंगे, हर क्षेत्र के लोग जुड़ेंगे और जो क्षेत्र से कोई भी समस्या आएगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास आएगा और कांग्रेस हमें इस समस्या के बारे में बताएगा और उसमें हम देखेंगे कोई कौन सा समस्या जरूरी है, उस किसको किया जाना चाहिए। तो इस वजह से ये अंग्रेज के लिए सेफ्टी वाल्व हो जाता और ये समझ भी पाते कि कहाँ पे क्या समस्या है और इस तरह से ये इनको डाटा मिल जाता और अच्छी तरह से वो अपना राज कर सकते थे। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेज को पता ही नहीं था कि पब्लिक का क्या समस्या है। इस वजह से जहां देखा वहां विद्रोहता चला गया क्योंकि अंग्रेजों के पास कोई जानकारी नहीं थी। अब इस संगठन के हो जाने से अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वाल्व हो जाता, जो समस्या थी, जो क्रांति आता और कहां से आता, कहां का क्या समस्या है वो समझ पाते। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेज के लिए सेफ्टी वाल्व की तरह इसको कहा गया है। ये लाला लाजपत राय ने कहा था। एक्चुअली में शुरू में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस से पहले इसी संस्था को भारतीय राष्ट्रीय यूनियन नाम दिया था। 1984 की बात है। फिर इन्होंने कहा कि अगले साल मीटिंग यानी 1985 में एक सम्मेलन बुलाते हैं जो कि भारतीयों का होगा, जो कि अलग अलग क्षेत्र से जो विशिष्ट लोग होंगे उनको उन्होंने
आमंत्रित किया था 1985 में। कहाँ पे? पुणे में। क्योंकि क्या हुआ था कि पुणे में प्लेग फैल गया था, इस वजह से इस सम्मेलन को बंबई में शिफ्ट कर दिया गया। पुणे में प्लेग फैल गया था, इस वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी पहली 1885 में, वो बंबई में हुआ था। और बंबई में कहाँ हुआ था? एक जगह था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला बैठक हुआ था, जिसमें ए.ओ. ह्यूम भी वहां पे शरीक हुआ था। और उस अधिवेशन का पहला जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था वो एक भारतीय था, जिसका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी, WBC बनर्जी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का महासचिव जो बनाया गया था, ए.ओ. ह्यूम को महासचिव बनाया गया था। तो कांग्रेस के जो संस्थापक माना जाता है वो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो संस्थापक कौन है कांग्रेस का? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसका नाम पहले क्या रखा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में। बंबई में कहाँ पे? क्वेश्चन पूछा जाता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय यानी कॉलेज में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? उमेश चंद्र बनर्जी। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब ए.ओ. ह्यूम ने इसका नाम पहले से डिसाइड कर रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एक नेता थे दादा भाई नौरोजी, इनका सुझाव था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो वहां पे सर्वसम्मति से दादा भाई नौरोजी की बात मान लिया जाता है और इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो नाम है वो किसका सुझाया हुआ है, यानी किसके सुझाव पे रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी। और उससे पहले इसका नाम क्या रखा गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा? वो रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये जो अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन मुंबई में, कितने लोग शामिल हुए थे? तो उसमें 72 लोग शामिल हुए थे। यानी कई सारे ऑब्जेक्टिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ये बहुत ही बड़े नेता माने जाते थे उस टाइम के, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? तो इसका कारण पूछा जाता है क्योंकि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता वो कर रहे थे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी वो बना रखे थे जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ पे? कलकत्ता में। इस वजह से शामिल नहीं हो पाए थे। और प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे सरकार के सामने। यानी जो भी प्रॉब्लम होती थी देश में तो उससे रिलेटेड प्रस्ताव जो है, कांग्रेस का क्या काम था कि जो भी प्रॉब्लम है देश में वो आप प्रॉब्लम को इकट्ठा करो, प्रॉब्लम को देखो और वो सरकार तक पहुंचाना। तो प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे और हिंदू पत्रिका में 5 सितंबर 1885 को इसकी स्थापना की घोषणा की गई। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो एक्चुअली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यानी अब ये कहा गया कि कांग्रेस का सत्र हर साल होगा
और अलग अलग क्षेत्र में होगा, क्योंकि लोग इससे जुड़ते जाएंगे, समझेंगे कांग्रेस क्या है। और अधिवेशन का अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहां कि कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजित किया जा रहा हो। तो इस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन होता था, हर साल होता था और देश के अलग अलग भागों में होता था। इससे क्या हुआ कि उस टाइम जो प्रॉब्लम क्या था कि लोगों के पास बहुत सारी समस्या थे और लोगों को कोई ऐसा मीडिया नहीं था जो कि उस समस्या को अंग्रेजों तक पहुंचाए और उसका निदान करे। उसमें एक कांग्रेस आया और लोगों की कुछ आस बढ़ी कि कुछ ना कुछ हमारा समस्या जो है वो सॉल्व होगा, उसका कुछ ना कुछ निराकरण किया जाएगा। तो इस वजह से लोग कांग्रेस से बहुत जल्दी जुड़ते गए, यानी घर घर तक लोग जो है कांग्रेस से जुड़ते चले गए और लोग जो कुछ भी अपने क्षेत्र में जो समस्या होता था वो कांग्रेस तक पहुंचाते थे। यानी कांग्रेस का कई तरह से इसका डिवीजन हुआ था, यानी गांव तक में लोग जो है कई तरह से के लोग जो है कार्यकर्ता बने, फिर जिला स्तर पे, मतलब हर स्तर पे कांग्रेस का गठन होता गया और लोगों की समस्या को वो आगे भेजते थे अंग्रेजों के पास। इससे लोग काफी जुड़ते गए और कांग्रेस के प्रति लोगों में काफी आस्था बढ़ता गया। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और इसने प्रांतीय विधायिकाओं में हिस्सा भी लिया। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पार्टी का रुख कड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुई। देखिए क्या था कि कांग्रेस का जो शुरुआती टाइम के जो नीति था वो बिल्कुल उदारवादी था, मतलब वो प्रॉब्लम लाया और लिख दिया कि सर आप देखिए, मतलब अंग्रेज ऑफिसर को भेजना, सरकार तक पहुंचाना, आप इसको सॉल्व कीजिए। ज़्यादा प्रेशर उस पर नहीं डालता था, मिल के काम किया और थोड़ा बहुत काम उनसे करवा लेता था। तो इससे क्या हुआ कि ये लोग बिल्कुल उदारवादी रवैया अपनाते थे, अंग्रेज के ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालते थे और इस तरह से इसका काम चल रहा था। लेकिन 1905 में बंगाल डिवीजन हो जाता है, यानी बंगाल का विभाजन हो जाता है। तो ये एक तरह से अंग्रेज का फूट डालो नीति था। इससे क्या हुआ कि कांग्रेस में जो लोग थे वो कुछ उग्र टाइप हो गए, यानी अब ये सोचने लगे बहुत सारे नेता लोग जो कांग्रेस के थे कि नहीं, बस अब ये उदारवादी नीति से नहीं चलेगा काम कि हमने लिख दिया जी आप सॉल्व कर लो, ये कर लो, और अंग्रेज अपने मन से जो किया बस किया। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब कुछ उनके सामने बिल्कुल कहना पड़ेगा कि आपको मानना ही होगा ये चीज, इस तरह से जिद करना पड़ेगा उसके सामने और थोड़ा सा कठोरता के साथ उनके साथ पेश होना पड़ेगा। तो इस तरह का नीति 1905 के बाद हो जाता है। तो अब देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, कहां कहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और किसके अध्यक्षता में हुआ था और क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज हम देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कोलकाता, मुंबई, मद्रास, मतलब हर जगह पे, लगभग में भारत के हर जगह पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो अब हम दूसरे अधिवेशन की बात करेंगे। पहले अधिवेशन की बात हम कर चुके हैं कि मुंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन, क्योंकि हर साल अधिवेशन होता था, इस वजह से दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। इन्हें सबसे वयोवृद्ध कहा जाता है देश का। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ कि जैसे कि हमने देखा कि पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि बहुत ही बड़े नेता थे उस टाइम के, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी जो पार्टी थी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी मीटिंग में वो व्यस्त थे। तो दूसरे अधिवेशन में क्या होता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो पार्टी था उसको दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में विलय करवा लिया।
और इस अधिवेशन में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन होता है और इसमें कुल 434 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे, लेकिन दूसरे अधिवेशन में 434 लोग शामिल हुए थे। इस अधिवेशन के दौरान डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन में पार्टी दी थी। एक्चुअली में ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। एक तो 86 में और एक 93 और एक 1906 में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब बने थे? तो कलकत्ता में, जब कलकत्ता में अधिवेशन 1886 में हुआ था। और कुल कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 3 बार बने थे। अब बात करेंगे हम तीसरी अधिवेशन की। तीसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। उसमें जो अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कौन से साल हुआ था? 1887 में। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे अधिवेशन के बारे में, जो 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो एक अंग्रेज थे जिसका नाम था जॉर्ज यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय सदस्य कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। और कौन से अधिवेशन के? चौथे अधिवेशन के। ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में 1888 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछले वाला भी, जो तीसरा जो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज यानी प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज वुल। और इस अधिवेशन का जो खास बात ये रहा कि लाला लाजपत राय प्रथम बार इस अधिवेशन में शामिल हुआ और इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। लाला लाजपत राय कौन से अधिवेशन में शामिल हुआ था? चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में। और इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। कहा जाता है कि गवर्नर कॉल्विन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोधर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया था अधिवेशन में। तो यानी जो एक गवर्नर थे जिसका नाम था कॉल्विन, वो इसका विरोध कर रहे थे। इस वजह से इनको जगह नहीं मिल पाई। तो उस समय राजा दरभंगा के जो राजा थे, उन्होंने इलाहाबाद में एक जगह जिसका कहा जाता है लोधर काउंसिल, वो खरीद के कांग्रेस को दिया था अधिवेशन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अधिवेशन का सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इसका विरोध किया था। ये सैयद अहमद खान जो थे, ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना किया था। और कुछ इसमें जो बातें हैं, बहुत लोगों ने इस पे कमेंट किया था कांग्रेस के ऊपर में। वो लॉर्ड डफरिन जो वाइसराय थे, उन्होंने कहा था कांग्रेस को कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। और विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। और अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा। तो इस तरह के कमेंट कई सारे लोगों ने कहा, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था। तो इस तरह से या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस को याचना संस्था कहा किसने, 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था, और ये किसने कहा कि यह जनता की उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। कई सारे लोगों का इसमें जो है कमेंट था, वो भी पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे 5वें अधिवेशन के बारे में। अब 5वां अधिवेशन बंबई में हुआ 1889 में। इसका अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न था। ये भी एक अंग्रेज अध्यक्ष थे।
इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। समिति का मुखपत्र इंडिया, संपादक विलियम डिग्बी। और छठा अधिवेशन की बात करें, ये कलकत्ता में हुआ था 1890 में। अध्यक्ष था फिरोज शाह मेहता। और इस अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। ये कादम्बिनी गांगुली भारत के प्रथम महिला स्नातकधारी हैं। इसका अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता ने किया था। कलकत्ता अधिवेशन का छठा अधिवेशन था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो छठा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे 7वें अधिवेशन की। ये अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था। इसका अध्यक्ष आनंद चार्लू थे। कांग्रेस का दूसरा नाम इसमें रखा गया राष्ट्रीयता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीयता नाम रखा गया, दूसरा नाम, वो है 7वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आनंद चार्लू। उसके बाद हम बात करेंगे 8वें अधिवेशन की, जो 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। एक्चुअली में यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन वहां नहीं हो सका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन नहीं हो पाया, और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो 8वां अधिवेशन था, जो कि इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वहां पे नहीं होने की वजह से ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1892 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, जो पहले अध्यक्ष थे। अब हम 9वां अधिवेशन की बात करें कांग्रेस की, वो 1893 में हुआ था लाहौर में। इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। इसमें अंग्रेजों से जो मांग की गई कि जो सिविल सेवा परीक्षा उस समय कहाँ होता था? ब्रिटेन में ही होता था। और जो इंडियन होते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी, वहां जाने में बहुत थोड़ा सा खर्चा होता था। तो इस वजह से कांग्रेस ने मांग किया कि सिविल सेवा जो परीक्षा है वो भारत में ही करवाई जाए। ये कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी। कौन से अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया था? वो 9वें अधिवेशन में लाहौर में 1893 में। इसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब हम बात करेंगे 12वें अधिवेशन की, जो 1896 में हुआ था कलकत्ता में। इसका जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला सयानी था। और इसमें खास बात ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कई बार कि वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? वो 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में। उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। तो ये जो थे बहुत इम्पोर्टेंट कि दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन के सिद्धांत का कौन से अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो 12वें अधिवेशन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। एक्चुअली में ये दादा भाई नौरोजी जो थे ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। ये ऐसे प्रथम व्यक्ति है कि ब्रिटेन के संसद में ये उसमें भी सदस्य रहे हैं। यानी जैसे कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट में एमपी होते हैं, उसी तरह ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये मेंबर्स यानी एमपी रह चुके हैं। और इन्होंने अर्थशास्त्र का इनको काफ़ी मतलब नॉलेज थी। तो अपने जो यहाँ पे भारत में इन्होंने खुद ऐसे डाटा बनाया जिसके बेसिस पे उन्होंने आय की, जो भारतीय की जो आय थी वो कितनी होती थी, उसका जो है इन्होंने एक डाटा तैयार किया
जिसे इसी को धन बहिर्गमन सिद्धांत उनको बताया, जो किस तरह से भारतीयों का आय होता है और कितना होता है। तो इसको कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकारा गया था। अब जैसे कि हमने देखा कि कांग्रेस का जो शुरुआती दौर क्या रहा, एक सेकुलरिज्म दिखती है, यानी कांग्रेस बिल्कुल सेकुलर है कि पहले अध्यक्ष हिंदू थे, दूसरे अध्यक्ष पारसी दादा भाई नेरोजी पारसी थे, तीसरा मुस्लिम, चौथा अंग्रेज। तो इस तरह से सारे वर्ग कांग्रेस में मिल के चल रहे हैं। तो इस वजह से कांग्रेस अभी तक अच्छी तरह से चलता जा रहा था। अब हम बात करेंगे 17वां अधिवेशन जो 1901 में कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष था दिनसा एडुल्विवाचा। महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में रहते हुए वो कभी कभार भारत भी आया जाया करते थे। उसी दौरान 1901 में महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। 1901 में कोलकाता अधिवेशन में, जो कि 17वां अधिवेशन था, और उसका अध्यक्ष कौन था? दिनसा एडुल्विवाचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। वो है 1901 कोलकाता में 17वां अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दिनसा एडुल्विवाचा। उसके बाद हम बात करेंगे 20वां अधिवेशन जो 1904 में बंबई में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष था वो सर हेनरी कॉटन। इसका अध्यक्ष हेनरी कॉटन था। इस अधिवेशन की जो खास बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया था इसी अधिवेशन में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये अधिवेशन। ये पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में शामिल हुआ था, भाग लिया था। वो था 20वां अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था 1904 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर हेनरी कॉटन। उसके बाद हम बात करेंगे 21वां अधिवेशन जो 1905 में वाराणसी में हुआ था। इसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक्चुअली में गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। वो सारी चीज गांधी जी को बताते थे। अब इस अधिवेशन में हुआ क्या था कि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई। यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, क्योंकि एक्चुअली में 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है। तो इसी को कहा गया कि ये अंग्रेजों का एक फूट डालो नीति का एक नमूना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो ये 21वां अधिवेशन जो कि वाराणसी में 1905 में हुआ था। ये स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी। ये क्यों कहा गया था? क्योंकि यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था ये स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि बंगाल को विभाजित कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसी में विपक्ष का नेता की उपाधि गोखले को दिया गया था। अब हम बात करेंगे 22वां अधिवेशन के बारे में जो 1906 में कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। एक्चुअली में जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुआ था। एक्चुअली में इस अधिवेशन में हुआ और क्या था? कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 22वां अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वराज शब्द कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ था? 1906 कलकत्ता जो कि 22वां अधिवेशन था।
इसका जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब बात आती है 1907 की सूरत अधिवेशन की। ये बहुत खास अधिवेशन है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1907 में एक अधिवेशन हुआ था सूरत में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो जाता है। एक्चुअली में कांग्रेस का यहाँ पे विभाजन हो जाता है, दो गुट में कांग्रेस बट जाते हैं, एक नरम दल एक गरम दल। एक्चुअली में जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया, कांग्रेस का जो शुरुआती जो रवैया होता है 1905 तक, वो बिल्कुल उदारवादी होता है। वो जो भी कांग्रेस के पास प्रॉब्लम आता था वो मतलब इजीली, मतलब बिल्कुल आदर के साथ अंग्रेज को लिखते थे और कहते थे कि आप इस चीज को कीजिए। लेकिन 1905 यानी बंगाल विभाजन के बाद, क्योंकि बंगाल को एक साजिश की तरह विभाजित किया गया था और कुछ जो नेता थे कांग्रेस के, जो गरम दल वाले क्रांतिकारी लोग, वो चाहते थे अब कांग्रेस के साथ उदारवादी नीति से काम नहीं चलेगा, उसको कुछ मुंह तोड़ जवाब देना होगा, उसके सामने कठोरता के साथ पेश होना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ उदारवादी जो लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये इस तरह में उदारवादी नीति को ही अपनाना चाहता था, ये ज्यादा क्रांति के मूड में नहीं थे। लेकिन जो क्रांतिकारी गुट था, जिसे कहा जाता है लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग जो थे गरम दल के नेता थे। तो ये लोग जो है कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में। कौन से अधिवेशन में, वो सूरत अधिवेशन में। अब हम बात करेंगे 1908 के मद्रास में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। तो सूरत अधिवेशन की भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे और 1908 में जो मद्रास में हुआ उसका भी रास बिहारी घोष कर रहे थे। इस अधिवेशन में हुआ क्या, 1908 में क्या हुआ। अब 1907 में तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, तो अब कांग्रेस जो बचा हुआ कांग्रेस है, नरम दल वाले जो कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस के लिए एक संविधान बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कांग्रेस के लिए संविधान कब प्रस्तावित किया गया था, कौन से अधिवेशन में, तो मद्रास अधिवेशन में। इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष रास बिहारी घोष था। अब हम बात करेंगे 26वां अधिवेशन, जो कि 1911 में कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। अब इस अधिवेशन में हुआ क्या था, इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। तो सर्वप्रथम तत्बोधनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से ये जनगण मन जो है छपा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, तो वो था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन के बारे में, जो 1912 में हुआ था बांकीपुर में। अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। इसमें क्या कहा गया था, ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। एक्चुअली में हुआ क्या था, 1912 में A.O. ह्यूम का निधन हो जाता है और बांकीपुर में, जो कि बिहार में है ये बांकीपुर, वहां पे अधिवेशन होता है। जो अध्यक्ष होते हैं RN मुधोलकर। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया, तो 1912 बांकीपुर के अधिवेशन में। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, RN मुधोलकर।
तो यानी कुल मिला के ये हुआ कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कुछ होता है, उसमें अध्यक्ष का नाम भी पूछ लिया जाता है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे और अधिवेशन कहाँ हुआ था और कौन से ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करेंगे कांग्रेस का 31वां अधिवेशन के बारे में, जो 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। अब इसमें होता क्या है, इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता होता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट निभाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस गरम दल और नरम दल में समझौता हो जाता है और ये फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि गरम दल और नरम दल का समझौता किस अधिवेशन के दौरान हो जाता है और वो जुड़ जाते हैं। तो 1916 का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, उसमें गरम दल और नरम दल आपस में मिल जाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और इस अधिवेशन में और क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है या कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लेते हैं। पृथक निर्वाचन क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि मुस्लिम के लिए अलग एक निर्वाचन का जो क्षेत्र होता है वो एक अलग पद्धति होता है, जिसमें मुस्लिम ही वोटिंग कर सकते हैं उस क्षेत्र में। तो वो चीज इसमें मांग लिया जाता है और ये कांग्रेस से समझौता हो जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो कि लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट का विरोध कौन से नेता ने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। और विरोध बिल्कुल जैनून था। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ और स्थिति होती। ये कांग्रेस ने ये समझौता करके ये बहुत ही अच्छा नहीं किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये बोला था। कब बोला था? इसी अधिवेशन में, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कौन से अधिवेशन में बोला था, तो 31वां अधिवेशन लखनऊ में 1916 में बोला था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मार्लो मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दे दी थी। अब मार्लो मिंटो सुधार क्या था वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बाकी बचे अधिवेशन के बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।